हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज का क्या मीनिंग है, आप सभी के लिए एएसआईसी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज हम सभी ने लॉन्च कर दी है। ठीक है। उसका जो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिल रहा है, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग तो एक बार भी आप यहाँ पे ज़रूर उसे जो है कंसिडर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, हमारी ऑफिशियल ऐप के ऊपर मिलेगा, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, या फिर नीचे दिए गए लिंक से आप जो है हमारी ऐप को डाउनलोड करके उसमें टेस्ट सीरीज जो है एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ ही आज का अपना जो सेशन रहेगा वो रहने वाला है ईएसआईसी के ऊपर। ठीक है, ईएसआईसी आईजीपीजे दोनों के लिए क्लासेस जो है इंपॉर्टेंट है, जो दोनों की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस नोट सेट के अंदर आप सभी को पता है ये सभी चीज़ें पूछी जाएगी जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नोट सेट तो कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पे पहले से डिफाइन कर चुका है, ईएसआईसी का भी सिलेबस आ चुका है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज हो रही है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे टच किया जा रहा है क्लास के अंदर। विद एमसीक्यूज में आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, जो रिसेंट कुछ एमसीक्यूज कुछ एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हमें, मैं आपको वो आपको यहाँ पे सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, तो एमसीक्यू है अपना, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए मिडल एज्ड क्लाइंट हु हैज़ अंडरगोन हेमिकोलेक्टोमी। नर्स क्या करिए, केयर करिए। क्लाइंट कौन सी एज का है, मिडल एज क्लाइंट है। हु हैज़ अंडरगोन हेमिकोलेक्टोमी, जिसको क्या होना है, हेमिकोलेक्टोमी होना है फॉर कॉलन कैंसर। द क्लाइंट हैज़ टू चिल्ड्रन, अभी क्लाइंट्स के क्या है, टू चिल्ड्रंस है। विच कॉन्सेप्ट अबाउट फैमिलीज शुड द नर्स कंसिडर व्हेन प्रोवाइडिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो यहाँ पे फैमिलीज के लिए कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है, नर्स के द्वारा जो इस क्लाइंट की क्या कर रही है, केयर कर रही है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो कौन कौन से फैमिलीज के रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अप्लाई होंगे। इलनेस इज वन फैमिली, इलनेस इन वन फैमिली मेंबर कैन अफेक्ट ऑल मेंबर्स, की जो फैमिली के अंदर कोई भी एक पर्सन जो अगर बीमार होता है तो वो क्या करता है, सभी फैमिली मेंबर्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। फैमिली रोल्स डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ इलनेस। A family member may perform more than one role at a time. Children typically are not affected by adult illness. The effect of an illness on a family depends on the stage of the family's life cycle. या फिर ऑप्शन एफ क्या बोल रहा है, चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स में बी साइन ऑफ स्ट्रेस इन फैमिली। तो आपको पूछा गया कि कॉन्सेप्ट, विच कॉन्सेप्ट अबाउट फैमिलीज शुड द नर्स कंसिडर। अब यहाँ पे फैमिलीज के अंदर कौन से अगर कॉन्सेप्ट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिसको नर्स क्या करेगी, कंसिडर करेगी केयर करते टाइम पे। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो यहाँ पे क्लोजली रिलेट करती है अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ में। अब इस कंडीशन क्या है, पेशेंट को क्या है, यहाँ पे क्रोनिक इलनेस है, तो वो क्या करेगी, फैमिली के दूसरे मेंबर्स है या फिर जो फैमिली की जो लाइफ है उसके ऊपर भी क्या करती है, वो अपना इम्पैक्ट डालेगी। कौन कौन से ऑप्शंस अपने यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्या बोल रहा है, इलनेस इन वन फैमिली मेंबर कैन अफेक्ट ऑल मेंबर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर फैमिली में कोई भी एक पर्सन अगर जब बीमार होता है, भले वो बच्चा ही क्यों ना हो, तो वो क्या करता है, दूसरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल इमोशनल हो गया, ठीक है, या फिर उसकी केयरिंग से रिलेटेड हो गया, किसी ना किसी तरीके से जो अदर फैमिली मेंबर्स पे क्या डालेगा, वो अफेक्ट डालेगा फॉर श्योर। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन बी में क्या बता रहा है, फैमिली रोल्स डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ इलनेस। ऐसा नहीं है, इलनेस की वजह से जो है फैमिली रूल्स के अंदर क्या है, रोल्स के अंदर क्या होता है, चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, रिलेशंस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, ए फैमिली मेंबर में परफॉर्म मोर देन वन रोल एट ए टाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जब कोई पर्सन परिवार में बीमार होता है
तो जो अदर फैमिली मेम्बर्स है वो एक से ज़्यादा जो है उस पर्सन की केयरिंग के लिए काम करते हैं। तो ए फैमिली मेम्बर में परफॉर्म मोर देन वन रोल एट ए टाइम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन टिपिकली आर नॉट अफेक्टेड बाई एडल्ट इलनेस। ऐसा कोई रोल नहीं है कि भाई चिल्ड्रंस यहाँ पे अफेक्ट नहीं होंगे एडल्ट इलनेस से, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो रहा है यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, द इफेक्ट ऑफ एन इलनेस ऑन ए फैमिली डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो इलनेस का जो इफेक्ट है वो फैमिली के ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा वो डिपेंड करता है स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल्स के ऊपर। नेक्स्ट, चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग पैटर्न्स में बी साइन ऑफ स्ट्रेस इन ए फैमिली। तो ये भी क्या है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि जब फैमिली के अंदर कोई स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ईटिंग पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो वो किसके साइन होते हैं, स्ट्रेस के साइन होते हैं, जो कि फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है इन सभी को जो है एज ए नर्स आपको क्या करना है, केयरिंग के अंदर जो है इंक्लूड करना है किसी पेशेंट के। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। द नर्स इज monitoring a client receiving peritoneal dialysis and the nurse note that client's outflow is less than inflow। एक नर्स मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जिसको क्या हो रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस चल रहा है। अब जो नर्स यहाँ पे साथ में ये भी नोट कर रही है कि जो क्लाइंट का आउटफ्लो है वो लेस देन है किसके, इनफ्लो के। फॉर एग्जांपल हमने क्लाइंट को 1000 ml जो है यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए फ्लूइड हमने दिया और यहाँ पे हमें कितना मिला है, 500 ml वापस आउट हुआ है। तो मतलब अभी तक फ्लूइड 50% अभी तक क्या है, अंदर ही पड़ा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे डाटा जो है नर्स को यहाँ पे देखने को मिले हैं। सेलेक्ट एक्शन दैट नर्स शुड टेक। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन आपके सामने हो तो कौन कौन से जो एक्शन है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लेस द क्लाइंट इन ए गुड बॉडी अलाइनमेंट। आप क्लाइंट को जो है अच्छी बॉडी अलाइनमेंट के अंदर रखोगे। चेक द लेवल ऑफ द ड्रेनेज बैग। आपको वापस एक बार जो है लेवल ऑफ द ड्रेनेज बैग देखना है कि भाई कहाँ तक जो भरा है। कांटेक्ट करना है फिजिशियन को। चेक द पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम फॉर किंग। ठीक है, कोई जो डायलिसिस सिस्टम है उसके अंदर कोई किंग तो नहीं आ गया, तो उसके लिए आपको असेस करना है। रीपोजिशन द क्लाइंट फॉर हिज और हर साइड। आपको क्लाइंट को क्या करना है, यहाँ पे रीपोजिशन करना है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आप एज ए नर्स आप यहाँ पे एक्शन करोगे। तो देखिए पेरिटोनियल डायलिसिस में होता क्या है, तो छोटा सा हम डेफिनेशन में समझ लेंगे सब कुछ। तो पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर क्या होता है कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, जो भी यहाँ पे सोल्यूट्स रहेंगे इनको क्या करेगा, पुल्स आउट करेगा बॉडी से। जिससे कि क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे जो है, क्योंकि किस काम में लेते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर एक डायलिसिस काम में लिया रहता है। ठीक है, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस की बात होगी, आपकी पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ टाइम तक यहाँ पे रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यूअल टाइम तक हम उसको यहाँ पे छोड़ेंगे। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड का आउट यहाँ पे वापस से ड्रेनेज करवाते हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है अगर आपको यहाँ पे आउटफ्लो अगर कम आ रहा है तो। आंसर पे जाने से पहले कुछ एमसीक्यूज हैं, देख लीजिए कि पेरिटोनियल डायलिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना है, क्लाइंट का वेट एक्सेस करना है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर हमें क्या करना है, वेट को देखना है। सेकंड, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए वार्म। कभी भी यहाँ पे कोल्ड नहीं देंगे, वार्म फ्लूइड से हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे। हमेशा आपको यहाँ पे स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना है। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो यहाँ पे इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है, पेरिटोनाइटिस। तो पेरिटोनाइटिस यहाँ पे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या होगा, पेशेंट को फीवर आएगा और टेकिकार्डिया होगा,
और क्या देखने को मिलेगा, जो ड्रेनेज देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, क्लाउडी ड्रेनेज। तो इससे आपको पता लग जाएगा क्या कि क्लाइंट को क्या हुआ है, पेरिटोनाइटिस हुआ है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, साथ में अगर यहाँ पे बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है क्लाइंट का, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको लंग्स में साउंड सुनाई देगा कैसा, क्रैकल्स। ठीक है, तो क्रैकल साउंड आपको यहाँ पे लंग्स के अंदर सुनाई देना स्टार्ट हो सकता है फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने से। अब देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेशन ना कहेंगे इसको, हम यहाँ पे एक साइन कहेंगे जिसका नाम है इसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पेरिटोनियल फ्लूइड अगर एक्सेस अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, जिसके अब इसके क्या क्या साइन सिम्टम होंगे, देखो डिस्निया होगा पेशेंट को, और रैपिड रेस्पिरेशन करेगा वो, ठीक है, और साथ में क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रैकल्स। तो ये क्या आपको इससे पता लग जाएगा हाँ क्लाइंट को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ठीक है, हेड ऑफ द बेड को सबसे पहले राइज करना है, राइज हेड ऑफ द बेड, ठीक है, हेड ऑफ द बेड को आपको राइज करना है। उसके बाद में आपको जो है देखना है, अगर फ्लो पूरी तरीके से आ नहीं रहा है तो हमें क्या क्या एसेस करना है, एक तो आपको जो है एक्सेस पेशेंट करना है, ठीक है, पेशेंट को आपको असेस करना है, क्या असेस करोगे उसमें, कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड है कि नहीं है, ठीक है, अगर डिस्टेंडेड है तो फिर कैसा है, कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है पेशेंट। साथ में आपको देखना है डिवाइस को कि उसके अंदर कोई किंक तो ना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो ना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इंटरवेंशन करना है। तो साइड लाइन पोजिशन आप इसको पेशेंट को दे सकते हैं। तो अब देखिए अपन बात करते हैं अपने इस आंसर की। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, प्लेस द पेशेंट इन ए गुड बॉडी अलाइनमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर पेट्रोल फ्लूइड का आउटफ्लो होता नहीं है कंटिन्यू, यहाँ पे अच्छे से आउटफ्लो नहीं आ रहा, तो बॉडी का अलाइनमेंट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेक द लेवल ऑफ द ड्रेनेज बैग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रेनेज बैग के लेवल को भी असेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कॉन्टेक्ट द फिजिशियन, यहाँ पे कॉन्टेक्ट द फिजिशियन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, और भी अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, चेक द पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम फॉर द किंग, कि ऑब्स्ट्रक्शन तो ना है किसी फ्लो के अंदर, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किंग को असेस करेंगे। लास्ट में क्या है, रीपोजिशन द क्लाइंट टू हिज और हर साइड, ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे, रीपोजिशनिंग करेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए हमने जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लिया नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है यहाँ पर जो है फिजिशियन को कॉल करने का इतना हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स करने का यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, प्रायोरिटी में हमें इन सब चारों ऑप्शंस को करना होगा, फिर हमें देखना होगा कि अगर कंडीशन लगेगी कि भाई आउटफ्लो हो ही नहीं रहा है, हो सकता है कैथेटर वगैरह यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, कम्प्लीटली चेंज करना पड़ेगा, तब हम जाके जो है फिजिशियन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी आंसर के अकॉर्डिंग ए, बी, डी और ई यहाँ पे जो है ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट हु हैज क्रॉनिक रीनल फेलियर, एक नर्स यहाँ पे केयर कर रही है हॉस्पिटलाइज क्लाइंट की जिसको क्या हुआ है, क्रॉनिक रीनल फेलियर। Which of the following nursing diagnoses are most appropriate for this client? Select all that apply। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नर्सिंग डायग्नोसिस है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा इस क्लाइंट के लिए, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आंसर्स बता सकते हैं। देखिए एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होता है इस क्लाइंट में, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट होता है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होती है, या फिर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगा, या फिर पेन देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा अपना यहाँ पे, तो क्या डायग्नोसिस रहेगा, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, सेकंड क्या रहेगा, सोडियम रिटेंशन, नेक्स्ट इम्बैलेंस न्यूट्रिशन,
लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं, रिलेटेड टू। इसके साथ में और क्या होगा, क्लाइंट को एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा और एक्टिविटी इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो हम कह सकते हैं कि डायग्नोसिस के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं देखिए। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। जी हाँ, बिल्कुल। क्रॉनिक रीनल फेलियर है, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट किडनी बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो जो कि क्या होंगे, बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, जिससे फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा। साथ में BUN का लेवल भी बढ़ेगा, क्रिएटिन का लेवल भी बढ़ेगा, यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, मगर गैस एक्सचेंज यहाँ पे इतना जो है अल्टर नहीं होता है। ठीक है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज यहाँ पे प्रायोरिटी में नहीं रहेगा। बाकी जैसे आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, बिल्कुल होता है। BUN बढ़ेगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगा, साथ में यूरिक एसिड लेवल भी जो है इनके सारे जो है इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा, बिल्कुल सही है। एनोरेक्सिया वगैरह उसको होगा, न्यूट्रिशन वैसे ही बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, नोडिया वोमिटिंग होगा। तो साथ में देखिए एक्टिविटी इंटॉलरेंस, बिल्कुल फटेकेबिलिटी, इरिटेबिलिटी रहेगा क्लाइंट के अंदर। और लास्ट में क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा। बट इम्पेयर गैस एक्सचेंज यहाँ पे इतना प्रायोरिटी में नहीं रहेगा। हालांकि क्लाइंट को क्या हो सकता है कि रीनल टिश्यू परफ्यूजन के अंदर यहाँ पे अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है, मगर इसकी वजह से जो है गैस एक्सचेंज जो है प्रायोरिटी पे इम्पेयरमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू ऑल दीज ऑप्शंस। ठीक है, तो A, B, C और E यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, करेक्ट रहने वाले हैं। अगर ऑप्शन में आपको A, B, C, D, E सारे दे रखे हैं, तब जो है आप यहाँ पे डी ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर उसने दिया एग्जामिनर ने, बट प्रायोरिटी में हम इसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो अपना रहने वाला है वो है A, B, C और E। नेक्स्ट MCQ। द नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड डायग्नोस्ड विद ब्रेन ट्यूमर। बच्चे को क्या है, ब्रेन ट्यूमर है। नर्स क्या कर रही है, उसकी असेसमेंट कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट। अब यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम जो है नर्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। बच्चे को क्या हो रहा है, यहाँ पे हेड टिल्ट हो रहा है, वोमिटिंग, पॉलीडिप्सिया, लेथार्जी, इंक्रीज एपेटाइट और इंक्रीज पल्स। तो देखिए, जब बच्चे के अंदर हेड ट्यूमर होगा, ठीक है, ब्रेन का ट्यूमर होगा, तो सबसे पहले तो साइन सिम्टम्स आएंगे, वो कौन से आएंगे। ठीक है, एक कुछ होते हैं क्लासिकल साइन सिम्टम जो ब्रेन ट्यूमर में रहते हैं, कुछ आते हैं कि लोकेशन के अकॉर्डिंग ब्रेन ट्यूमर के अंदर, अगर ब्रेन में किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर ट्यूमर हुआ तो उसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, वो यहाँ पे वेरी कर सकते हैं। बट लोकेशन आपको यहाँ पे दी नहीं है, जस्ट कहा कि ब्रेन ट्यूमर है, तो कौन कौन से साइन सिम्टम अपने करेक्ट रहेंगे। तो देखिए, जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलता है, हेड टिल्ट देखने को मिलता है, वॉमिटिंग देखने को मिलती है और लेथार्जी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस केवल यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर का जनरली अगर मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ क्लासिकल साइन, ब्रेन ट्यूमर के क्लासिकल साइन कौन कौन से होते हैं, तो हेड टिल्ट होना, वॉमिटिंग, ICP बढ़ता है तो जिसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग, और साथ में लास्ट में लेथार्जिक रहता है पेशेंट। ये सारे सारे क्या हैं, तीनों तीनों क्या हैं, क्लासिकल साइन है। बाकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो है साइन सिम्टम्स चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के अंदर ब्रेन ट्यूमर के जो मोस्ट कॉमन जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, तो वो होगा, एक तो हेड टिल्ट होगा, दूसरा वॉमिटिंग होगा, तीसरा लेथार्जी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट MCQ आप सभी के सामने। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ T5 कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। T5 के रीजन पे क्या हो गया है, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया। अपॉन असेसमेंट द नर्स नोट फ्लैश्ड स्किन। जब नर्स यहाँ पे असेस कर रही है तो नर्स क्या नोट कर रही है कि स्किन कैसी है क्लाइंट की, फ्लैश्ड हो चुकी है। डायपोरोसिस अबव द T5। ठीक है, अबव द T5 लेवल पे क्या हो रहा है, डायपोरोसिस हो रहा है। एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 162/96। साथ में क्या है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, 162/96 है। द क्लाइंट रिपोर्ट इज सीवियर पाउंडिंग हेडेक। ठीक है, क्लाइंट को साथ में क्या हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, थ्रोम्बिंग पाउंडिंग हेडेक हो रहा है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अभी इस कंडीशन में क्लाइंट को जो है कौन कौन से यहाँ पे अप्रोप्रिएट नर्सिंग
इंटरवेंशंस हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू 90 डिग्रीज, हमें क्या करना है, एलिवेट करना है इस कंडीशन में। लूज़ करना है कॉन्स्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग को, अगर टाइट क्लॉथिंग है उसको लूज़ करना है। यूज़ ए फैन टू रिड्यूस डायपोरोसिस, डायपोरोसिस को रिड्यूस करने के लिए फैन का यूज़ करेंगे। असेस फॉर ब्लेडेड डिस्टेंशन एंड बोवल इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को ब्लेडेड डिस्टेंशन हो रहा है, बोवल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए असेसमेंट करेंगे। एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, और लास्ट में क्या है, प्लेस द पेशेंट इन ए सुपाइन पोजीशन विथ लेग्स एलिवेटेड। तो इस कंडीशन में जो है अपने क्या क्या आंसर यहाँ पे करेक्ट रहने वाले हैं। तो देखिए, कंडीशन देख के तो आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि क्लाइंट को कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ है, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। कंडीशन क्या हुआ यहाँ पे, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है। तो ये एक प्रकार से क्या होती है, इमरजेंसी कंडीशन है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसको जो है टाइमली क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कहाँ पे होता है, क्या लोकेशन रहता है इसका। तो कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी, किसी स्पाइनल कोड की इंजरी, ठीक है, अबोव द, किसके अबोव, T6 के लेवल से। ठीक है, अगर T6 के लेवल या फिर उससे अबोव अगर इंजरी होती है, तो पेशेंट में क्या डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अब ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे आप किसी पर्सन को हो गया, इसको भी कुछ यहाँ पे ट्रिगर करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉज होते हैं जो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वाली कंडीशन को ट्रिगर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा, फुल ब्लैडर, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, टाइट क्लोथिंग, कोई फॉलिस वगैरह है उसके अंदर कोई किंक आ गया है, यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा, ब्लड डिस्टेंशन हो गया। तो इन सब ट्रिगर्स रीजन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कौन से दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिसबैलेंस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर भी यहाँ पे डिसबैलेंस होगा, इससे क्या होगा, डिसरिफ्लेक्सिया डेवलप होने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो जब सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम यहाँ पे डिसबैलेंस होगा तो ये क्या कराएगा, हाई बीपी कोज कराएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, हाई रहता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि 162/96 mmHg यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेशर है जो हाई है। बट साथ में क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी अगर स्टिमुलेट होगा तो ये क्या कोज करवाता है, वेजो डायलेशन। ठीक है, तो साथ में पेशेंट को क्या होता है, वेजो डायलेशन भी होता है, मगर ये एक होता है इंजरी के अबोव, एक होता है इंजरी के नीचे। ठीक है, तो वेजो डायलेशन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे लो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इंजरी के अबोव यहाँ पे साइन सिम्टम कुछ अलग आएंगे, कुछ साइन सिम्टम इंजरी के बिलो, अलग अलग टाइप के साइन सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर, एक ही पेशेंट में। ठीक है, सपोज कीजिए कि अपर लिम्ब के अंदर यहाँ पे ब्लड प्रेशर आपको हाई मिल रहा है, लोअर लिम्ब के अंदर ब्लड प्रेशर कम मिल रहा है, ड्यू टू द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होने वाले डिसबैलेंस की वजह से। अब इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्लाइंट को क्या आ सकता है, यहाँ पे स्ट्रोक आ सकता है, और उसकी जो है फाइनली डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो इसको यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, साइन एंड सिम्टम्स के मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिए हैं, फिर भी साइन एंड सिम्टम, पेशेंट को क्या होता है, हाइपर टेंशन देखने को मिलता है। हाइपर टेंशन भी कौन सा, सीवियर हाइपर टेंशन। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो इसका यहाँ पे 300 mmHg तक भी यहाँ पे क्या जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में होता है, बट जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 300 तक जा सकता है। अब जब इतना ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा तो पेशेंट को क्या होगा, थ्रोम्बिंग हेडेक। ठीक है, हेडेक होगा पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाएगा यहाँ पे, ब्रेडिकार्डिया। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा। और क्या देखने को मिलेगा, नेजल कंजेशन। इस प्रकार के वहाँ पे क्या आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जब आपके पास में ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सबसे पहले। उसके बाद में करेक्ट द कॉज। तो मैंने अभी आपको जो ट्रिगर्स बताए थे उन सभी कॉज को क्या करो, कम करो।
तो ब्लैडर को असेसमेंट करना है, पालपेट करना है ब्लैडर को, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई फॉलिस में कोई किंक है तो उसको रिमूव करना है ताकि यूरिन आउटपुट हो जाए, ब्लैडर की वजह से जो है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम क्या हो, स्टिमुलेट ना हो। बोवल असेसमेंट करेंगे, रिमूव करेंगे टाइट क्लॉथिंग्स को, ठीक है। ब्लड प्रेशर को जो है मेजर करेंगे, और ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशंस है वो आफ्टर मेजरमेंट ही हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोवाइड करवाना होगा। इससे पहले नहीं देना कि हाँ ऑटोनॉमिक डिस्ट्रैक्सिया है तो हाँ दे दो। अब देखिए इससे एक बार एमसीक्यू कैसा बना था। एमसीक्यू बना था कि एक क्लाइंट को क्या है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, साथ में क्या है लेवल क्या है उसका T3 लेवल पे अगर इंजरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मेन लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, कहाँ पे हुई है, T3 लेवल पे हुई है। साथ में पेशेंट को क्या है हेडेक है, और साथ में क्या है यहाँ पे नेजल कंजेशन, और साथ में क्या है एक्सेसिव स्वेटिंग प्लस पाइलो इरेक्शन। अब इस कंडीशन में यहाँ पे नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन रहेगा, मतलब ऑप्शंस उसमें बहुत सारे थे बट एक ऑप्शन ये भी था, चेक द यूरिनरी कैथेटर फॉर किंग्स, ठीक है। कुछ किंग्स वगैरह वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है वहाँ पे यूरिनरी कैथेटर को क्या करना है चेक करना है। तो इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अब वो इंजरी साइड क्या होगा, डायफ्रोसिस होगा या कोल्ड होगी स्किन। तो जो वेजो डायलेशन होता है कहाँ पे होता है, बिलो इंजरी, और सॉरी तो ये डायफ्रोसिस जो आपको कब कहाँ देखने को मिलेगा, अब वो लेवल ऑफ इंजरी साइड, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि डायप्रोसिस कहाँ मिलता है, तो अबव द इंजरी साइड आपको डायप्रोसिस मिलेगा। तो देखिए जब स्पाइनल कोड इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल T6 के लेवल पे स्पाइनल कोड इंजरी हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वो भी अल्टर होते हैं, बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यहाँ पे जो है डिसबैलेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू आता है कि एक तो उसके अबोव साइन सिम्टम्स अलग होते हैं, एक इसके लोअर साइन सिम्टम अलग होते हैं। तो अबोव क्या रहता है वेजो डायलेशन, इसका कोज मैंने आपको बता दिया था कि अब जब वेजो डायलेशन अबोव होगा तो पेशेंट में क्या होगा स्वेटिंग, इंजरी जहाँ पे इंजरी है उसके अबोव लेवल पे क्या होगा स्वेटिंग होगा, ठीक है। साथ में क्या होगा हार्ट रेट पेशेंट का क्या रहेगा डिक्रीज रहेगा ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा नेक वेंस कैसी मिलेगी डिस्टेंडेड, ठीक है। नेक वेन यहाँ पे कैसी मिलेगी डिस्टेंडेड मिलेगी, पेशेंट को क्या होगा सीवियर यहाँ पे हेडेक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हाइपर टेंशन, ठीक है। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस के अंदर हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा, बीपी जो है सीवियरली राइज होगी, ठीक है। फ्लस्ड फेस देखने को मिलेगा। अब लोअर साइड में बॉडी कैसी रहेगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। लोअर साइड में बॉडी कैसी रहेगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेल देखने को मिलेगी, कोल्ड देखने को मिलेगी, नो स्वेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो है साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हाइपरटेंशन क्यों मिलेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्या होगा स्टिमुलेट होगा ड्यू टू द ब्लैडर, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इसकी वजह से। तो जब ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या करेगा T6 के लेवल तक तो क्या ठीक चल रहा था नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे तो क्या है प्रॉब्लम थी नहीं, तो एज जहाँ पे T6 है T6 के पास में आते ही क्या हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। इस स्टिमुलेट की वजह से क्या रिलीज कराएगा नॉर एपिनेफ्रिन। इस नॉर एपिनेफ्रिन की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो सीवियरली हाई हो जाएगा, और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है सीजर आ सकता है, और फाइनली स्ट्रोक होके पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है। तो ये था आपका ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जिसमें सिंपैथेटिक साइन सिम्टम भी आएंगे, पैरासिम्पैथेटिक साइन सिम्टम्स भी आएंगे। इन दोनों का कोज क्या होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिसबैलेंस का होना। अब आंसर पे बात करते हैं अपन। तो देखिए विच ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन, अब इस कंडीशन में आपको कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे अप्रोप्रिएट करने होंगे। तो देखिए फर्स्ट वन देखिए ऑप्शन नंबर ए एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 90 डिग्री, बिल्कुल सही है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो है 90 डिग्री हम क्या करेंगे हेड को जो है एलिवेट करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि हार्ट के पास में आपका जो है वेनस रिटर्न क्या होगा कम होगा, ऑलरेडी वो क्या है वहाँ पे हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ठीक है। और साथ में क्या होगा
कि वेनस रिटर्न आपके ब्रेन के पास में जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लूज रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग्स, ये तो हमने बताया है क्योंकि ये क्या है, ट्रिगर्स करने वाले कोज है। तो रेस्ट्रिक्टिव क्लोथिंग को तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ही हटा देना है। यूज FN टू रिड्यूस डायफोरेसिस। तो या इस कंडीशन में अगर डायफोरेसिस हो रहा है वहाँ पे पेशेंट को, तो उसको जो है टॉवल दे सकते हैं अपन क्लीन करने के लिए, या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। कभी भी फैन ऑन करना है या फिर AC ऑन करना है यहाँ पे जो है ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोल्ड कंडीशन अगर भी हो रही है, ठीक है, तो एक्सेसिव कोल्ड की वजह से भी यहाँ पे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे फैन का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, असेस द ब्लैडर फॉर डिस्टेंशन बॉल इन्फेक्शन, ये भी क्या है, ट्रिगर्स में से है, एक कॉज करते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया को। तो यहाँ पे भी अपना आंसर क्या रहेगा, डी यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। उसका हम देखिए ई, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, बिल्कुल सही है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड हमें क्या क्या करना है यहाँ पे, प्रोवाइड करना। प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन विथ लेग्स एलिवेटेड, ये भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज में नहीं लेंगे। कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं, तो सीटिंग पोजीशन जो है काम में ली जाती है। तो यह था आपका MCQ। इस प्रकार से जो आपको एग्जाम में क्या करने हैं, आंसर्स करेक्ट करके आने हैं। अगर आपको साटा MCQ सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई MCQs आपको वहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट MCQ अपना, नेक्स्ट MCQ की ओर बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। RNCC की टीम की ओर से आप सभी को क्या दी जा रही है, यहाँ पे ESIC एग्जाम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे डेली लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन रहेंगे ऑल टॉपिक्स के ऊपर। जो यहाँ पे टॉपिक्स एग्जाम के सिलेबस में आपको बताए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमने क्या किया है, टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसका नाम क्या है, ESIC एग्जाम स्पेशल मेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो इसके लिए आप हमारे सपोर्टिव कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको 24/7 आप कभी भी आराम से जब भी आपको टाइम मिले मैसेज कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नंबर क्या है, 9588856774 पे आपको जो है आंसर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा एक और हमारी एग्जाम स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आर एन सी सी की ओर से ESIC के लिए। इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू डेट्स हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 97 आपको क्या मिलेंगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड आपको टेस्ट पेपर रहने वाले हैं, जिसमें 3 प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलेंगे आपको, ESIC ओरिएंटेड MCQs रहेंगे। कंप्लीट सिलेबस सीरीज रहेगी, जो भी एग्जाम में आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। हाई यील्ड MCQs रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इनका चांसेस हो एग्जाम के अंदर आने का। डेली 1 लाइव टेस्ट रहेगा, मल्टीपल आंसरिंग अटेम्प्ट कर सकते हो आप, ठीक है। एक बार अगर आप लाइव टेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से उसको नहीं दे पाओगे, मल्टीपल टाइम्स तक आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, खूब सारे बच्चों ने एनरोल किया है तो आपको एक आपकी रैंकिंग के बारे में पता लगेगा कि हाँ जो है इतने बच्चों में आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। इसके अलावा आपको क्या कर सकते हो, रैंकिंग से सेल्फ एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा, विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है, MCQ के बाद में। इसके अलावा 67 इसमें क्या रहेगा, टॉपिक बेस्ड टेस्ट रहेंगे, जो ये इस प्रकार से यहाँ पे टेस्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेट्स, ठीक है। 30 प्री ESIC एग्जाम टेस्ट रहेंगे, ठीक है, मेगा टेस्ट रहेंगे, ठीक है, 30 प्री ESIC एग्जाम मेगा टेस्ट रहेंगे। और ये जो है इसका वैलिडिटी कब तक रहेगा, एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहने वाला है। सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, आप इन पे आगे फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट MCQ अपना, The nurse is evaluating the discharge teaching for a client who has an ileal condit। नर्स क्या कर रही है, इवेलुएट कर रही है डिस्चार्ज टीचिंग को, क्लाइंट को क्या हुआ था, इलियल कॉन्डिट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ करेक्टली अंडरस्टूड द टीचिंग। अब कौन से ऑप्शन ऐसे इंडिकेट करेंगे नर्स को कि क्लाइंट ने क्या कर लिया है, टीचिंग को जो है करेक्टली अंडरस्टूड कर लिया है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो इलियट कॉन्डिट क्या होता है और इसके रिगार्डिंग हमने जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को दी थी, टीचिंग जो दी थी, तो क्लाइंट कौन से ऐसे स्टेटमेंट वापस करेगा, वापस हमें बताएगा, जिससे हमें लगेगा कि हाँ उसको जो है टीचिंग अच्छी अंडरस्टैंड हो चुकी है। इफ़ आई लिमिट माई फ्लूड इनटेक आई विल नॉट हैव टू एम्प्टी माई ओस्टोमी पाउच एज ऑफन। आई कैन प्लेस एन एस्पिरिन टेबलेट इन माई पाउच टू डिक्रीज ऑर्डर। आई कैन यूजुअली कीप माई ओस्टोमी पाउच फॉर 3 to 7 days बिफोर चेंजिंग इट। I must use a skin barrier to protect my skin from urine. I should empty my ostomy pouch of urine when it is full। तो क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे।
तो देखिए जो इलियल कॉन्ड्रिट क्या होता है, एक प्रकार से यूरोस्टोमी होता है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि इट इज़ ए वे ऑफ कलेक्टिंग यूरिन थ्रू ए बैग आउटसाइड द बॉडी। तो इस कंडीशन में क्या क्या रहता है, अगर किसी पेशेंट का ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, कोई ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से उसको रिमूव कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, यूरिन को स्टोर करने के लिए चाहिए, फिर जो ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेशन का काम करता है। फिर जब प्रेशर लगता है, पेशेंट को फील होता है कि हाँ यूरिन आउटपुट करना है, तो फिर वो जो है ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट होकर यूरिन पास करवा देता है। तो अब यहाँ पे ब्लैडर तो उसके पास में है नहीं, तो यूरिन को कहीं तो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया रहता है, यूरोस्टोमी किया रहता है। और इस यूरोस्टोमी के अंदर क्या करते हैं, एक यहाँ पे सर्जन क्या करता है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर को काम में लेता है। और ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर कहाँ से काम में ली जाएगी, आंसर क्या रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट से, तो आंसर क्या रहेगा, इलियम पार्ट से। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इलियल कॉन्ड्रिट। ठीक है, अब इस इलियम पार्ट से क्या बनाया जाएगा, एक जैसी आप स्ट्रक्चर बनाई जाएगी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकेंगे, यूरिन को बाहर बैग में प्लेस कर सकेंगे। इसका आप इमेज देख सकते हैं आप गूगल पे। ठीक है, आपको अच्छे से एकदम क्लेरिफाई हो जाएगा टॉपिक क्या था। अब इसकी जब हम डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे होंगे तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे अगर क्लाइंट बताएगा तो वो करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे। फर्स्ट देखिए, आई इफ आई लिमिट माई फ्लूइड इनटेक आई विल नॉट हैव टू एम्प्टी माई ओस्टोमी पाउच एट ऑफन। कि अगर वो अपना जो है फ्लूइड इनटेक को कम कर देगा तो उसको जो है वो एम्प्टी नहीं करने पड़ेगा ओस्टोमी पाउच को। तो देखिए ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर किसी क्लाइंट में इलियल कॉन्ड्रिट किया गया है, तो देखो मैं हर लाइन में एमसीक्यूज बताते जा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपने मेरा पैटर्न देखा होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हर लाइन में एमसीक्यू है, थ्योरी भी है, बट वो उसमें एमसीक्यूज है। तो जब किसी क्लाइंट को इलियल कॉन्ड्रिट किया गया होता है तो वहाँ पे उसको ये सिखाया जाता है, आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक को। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या कर रहा है, लिमिट करने की बात कर रहा है, तो लिमिट तो बिल्कुल नहीं करवाना। तो इंक्रीज करने की आपको उसको बोलना है। तो इंक्रीज कितना इंक्रीज करना है, तो 3000 ml तक जो है आपको डेली फ्लूइड इनटेक जो है करना होता है। इससे क्या होगा कि जो इलियल कॉन्ड्रिट की जो म्यूकस है वो कैसी होती जाएगी, टाइम टू टाइम फ्लश आउट होती जाएगी। क्योंकि है तो वो क्या एक प्रकार से इलियम का पार्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ पे भी म्यूकस जनरेट होगा। तो वो क्या होता जाएगा, टाइम टू टाइम फ्लश आउट होता जाएगा। ठीक है, कोई प्रकार का किंक यहाँ पे कोज नहीं करेगा, इसलिए फ्लूइड को कभी भी लिमिट नहीं करना है। नेक्स्ट, आई कैन प्लेस एन एस्पिरिन टेबलेट इन माई पाउच टू डिक्रीज ऑर्डर। अब यहाँ पे ऑर्डर को डिक्रीज करने के लिए एस्पिरिन टेबलेट का यूज में ले रहा है पेशेंट। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एस्पिरिन क्या कर सकती है, स्टोमा जो बनेगा यहाँ पे उसको इरिटेशन कोज करेगी। ठीक है, वहाँ पर जो है अल्सरेशन कोज कर सकती है कंटिन्यू इरिटेशन की वजह से। तो एस्पिरिन यहाँ पे एक अच्छा थॉट नहीं है। नेक्स्ट, आई कैन यूजुअली कीप माई ओस्टोमी पाउच ऑन फॉर 3 to 7 days बिफोर चेंजिंग इज। ठीक है, तो वहाँ पे ओस्टोमी पाउच को बोल रहा है कि 3 to 7 days के लिए रख सकता है यहाँ पे, उसके बाद में चेंज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 to 7 days के बीच में अगर जब वो भर जाता है तब तो क्लीन करना ही करना है। ठीक है, अदरवाइज 7 days तक हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं अपन 7 days तक। अगर कोई यहाँ पे लीकेज नहीं है, अगर वो पहले भर गया है तो हमें क्लीनिंग करना होगा। ठीक है, चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए, आई मस्ट यूज ए स्किन बैरियर टू प्रोटेक्ट माई स्किन फ्रॉम द यूरिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्किन बैरियर्स का यूज में ले सकते हैं। आई शुड एम्प्टी माई ओस्टोमी पाउच ऑफ यूरिन व्हेन इट इज़ फुल। अब यहाँ पे जो है पूछा गया कि जब ओस्टोमी पाउच को हम क्या करेगा, एम्प्टी करेगा जब वो फुल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या यहाँ पे रॉन्ग है, फुल होते टाइम नहीं करना है। जब ये 1/3 फुल हो जाएगा तब क्या करना है, इसको जो है हाफ करना होगा, सॉरी एम्प्टी करना होगा। तो ये था आपका इलियल कॉन्ड्रिट से रिलेटेड नर्सिंग केयर, और क्या आपको क्लाइंट को टीचिंग देनी है यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is assessing in perform as assessment of a client who suspect that she is pregnant
एंड इज चेकिंग द क्लाइंट्स फॉर प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। सेलेक्ट ऑल द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, नर्स क्या कर रही है, परफॉर्मिंग कर रही है, असेसमेंट कर रही है क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि वो सस्पेक्टेड है, प्रेग्नेंट क्लाइंट है। ठीक है, तो कौन कौन से वहाँ पे प्रोबेबल साइन रहेंगे प्रेगनेंसी के? यूट्राइन एनलार्जमेंट होना, फीटल हार्ट रेट डिटेक्टेड बाई नॉन इलेक्ट्रिक डिवाइस, आउटलाइन ऑफ द फीटस वाया रेडियोग्राफिक और अल्ट्रासाउंड, चैडविक साइन आ रहे हैं, ब्रैक्सन हिस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, बेलोटमेंट्स हो रहा है। तो प्रोबेबल साइंस क्या होते हैं और कौन कौन से होंगे यहाँ पे आंसर करेक्ट? तो देखिए, बेसिकली जो है तीन टाइप के साइन देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में। फर्स्ट वन जो मिलते हैं वो है प्रिजेम्पटिव। अब प्रिजेम्पटिव साइन कैसे होते हैं? ठीक है, कि कुछ चेंजेस फील हो रहा है मदर को, चेंजेस फेल्ट बाय मदर, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वुमन, कि वुमन को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? प्रिजेम्पटिव साइन। फॉर एग्जांपल, एमनोरिया, नेक्स्ट नोजिया वोमिटिंग का होना, फटीग होना, और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना, और क्या होगा? ब्रेस्ट चेंजेस और क्विकनिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि उसको मूवमेंट फील होते हैं, और ये कब देखने को मिलता है? ये 16 to 20 वीक्स के अंदर। सो क्विकनिंग इज द प्रिजेम्पटिव साइन, ये एग्जाम में पूछा रहता है। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबल साइन क्या क्या होते हैं? तो जो प्रोबेबल साइन होंगे, तो प्रोबेबल साइन में क्या होता है कि ये कुछ ऐसे साइन होते हैं जो हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स ही क्या कर पाते हैं, यहाँ पे इसको असेस कर पाते हैं। ठीक है, मदर यहाँ पे असेस नहीं कर पाती है। ठीक है, डॉक्टर्स की यहाँ पे नीड होती है। ठीक है, ये जो है मोर सर्टेन होते हैं, मोर सर्टेन बट नॉट डेफिनेटिव इन प्रेगनेंसी। ये बात हम नॉट डेफिनेटिव, अब कौन कौन से होते हैं? गूडल साइन, नेक्स्ट चैडविक साइन, नेक्स्ट हैगार साइन, एंड नेक्स्ट ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, जो अपन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो। और इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा आपको? बेलोटमेंट। ठीक है, ये सारे साइन कैसे होते हैं? प्रोबेबल साइन होते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव साइन, जो डेफिनेटिव होते हैं, प्रेगनेंसी यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, मतलब फीटल मूवमेंट से। ठीक है, आपने फीटल हार्ट रेट असेस की किससे? डॉपलर से। नेक्स्ट, और विजुअलाइजेशन किया सोनोग्राफी के अंदर, यूएसजी वगैरह के अंदर जो है विजुअलाइजेशन हो गया बच्चा। तो ये सब चीज़ें क्या है? पॉजिटिव साइन होती है, जो डॉक्टर यहाँ पे असेस करते हैं। अब आपसे पूछा है कि इस ऑप्शन के अंदर जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं रिगार्डिंग प्रोबेबल साइन, सॉरी रिगार्डिंग, हाँ रिगार्डिंग प्रोबेबल साइन अपने यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, यूटेराइन एनलार्जमेंट। ठीक है, तो यूटेराइन एनलार्जमेंट यहाँ पे एक प्रकार से प्रोबेबल साइन के अंदर आएगा। नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल चैडविक साइन वगैरह। इसके बाद में ऑप्शन नंबर ई, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में बेलोटमेंट। तो ए, डी और ई और एफ यहाँ पे क्या रहेंगे? करेक्ट आंसर रहेंगे। फीटल हार्ट रेट यहाँ पे कंफर्म कर देगा, आउटलाइन हो रहा है फीटल हार्ट रेट का रेडियोग्राफिक वगैरह। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे क्या है? कंफर्म साइन है प्रेगनेंसी के। आपसे पूछा क्या है? प्रोबेबल साइन। नेक्स्ट एमसीक्यू।
A nurse is monitoring a pregnant client with pregnancy-induced hypertension who is at risk for preeclampsia. नर्स मॉनिटर कर रही है एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को, कंडीशन क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है तो उसके रिस्क क्या हो सकती है प्री एक्लेम्सिया की. द नर्स चेक द क्लाइंट फॉर विच स्पेसिफिक साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया. अब यहाँ पे नर्स जो है कौन कौन से साइन को यहाँ पे असेस करेगी जो कि एक स्पेसिफिक साइन होगा किसका, प्री एक्लेम्सिया का. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. elevated blood pressure, negative urinary protein, facial edema, increased respiration. तो यहाँ पे प्री एक्लेम्सिया के आपको जो है स्पेसिफिक साइन आपसे पूछे गए हैं, क्या आंसर करेक्ट रहेगा. तो देखिए जब प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन होते हैं तो इसके कुछ क्लासिकल साइंस आपको देखने को मिलते हैं. क्या क्या होते हैं इसके कुछ क्लासिकल साइन, देखिए सबसे पहले तो पेशेंट में क्या रहेगा, हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा. उसके बाद में जनरलाइज्ड एडिमा, देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया. तो तीनों ही यहाँ पे जो है साइन देखने को मिलेंगे और ये सब क्या है, इसके क्लासिकल साइन होते हैं किसके, प्री एक्लेम्सिया का. देखिए तो यहाँ पे एलिवेटेड देखने को मिलेगा ब्लड प्रेशर, ठीक है. और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, फेशियल एडिमा. तो नेगेटिव यूरिन प्रोटीन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है. प्रोटीन जो है यहाँ पे यूरिन में फाउंड होगा, ठीक है, प्रोटीन यूरिया होगा. यहाँ पे क्या दिया गया, नेगेटिव, ऐसा नहीं है. इंक्रीज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन यहाँ पे जो है इंक्रीज होना, ये भी यहाँ पे जो है साइन नहीं है प्री एक्लेम्सिया का, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी अपना प्री एक्लेम्सिया का टॉपिक जो है यूट्यूब के ऊपर कम्प्लीटली पढ़ाया हुआ है, ठीक है. प्री एक्लेम्सिया हो गया, अबॉर्शन हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है पहले से. नेक्स्ट एमसीक्यू. A nurse is caring for a pregnant client with severe preeclampsia. सीवियर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है, नर्स केयर कर रही है. हु इज़ रिसीविंग आईवी मैग्नीशियम सल्फेट. वो क्या रिसीव कर रही है, आईवी मैग्नीशियम सल्फेट को रिसीव कर रही है. सेलेक्ट ऑल नर्सिंग इंटरवेंशन दैट अप्लाई इन द केयर फॉर द क्लाइंट. अब यहाँ पे आप जो है मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है उसको, तो कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशंस को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो पेशेंट की जो केयर के अंदर यहाँ पे अप्लाई होंगे. मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइंस एवरी 2 आवर्स. आपको जो है मैटरनल वाइटल साइंस को मॉनिटर करनी है एवरी 2 आवरली. नोटिफाई द फिजिशियन इफ रेस्पिरेशन ऑफ लेस देन 18 पर मिनट. मॉनिटर रीनल फंक्शन एंड कार्डियक फंक्शन क्लोजली. कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑन हैंड इन केस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज. मॉनिटर डीप टेंडन रिफ्लेक्स आवरली. मॉनिटर इनपुट एंड आउटपुट्स ओवरली. नोटिफाई द फिजिशियन इफ यूरिनरी आउटपुट इज़ लेस देन 30 ml पर आवर. तो देखिए इसी एक एमसीक्यू से आपको जो है मोस्टली मैग्नीशियम सल्फेट का बारे में आपको जो है खूब सारे चीज़ें पता लग जाएगी जो एमसीक्यूज एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है. अब इसी एक एमसीक्यू को अगर मैं 5 से 6 एमसीक्यू के अंदर बना सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है. इसलिए जो है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई एमसीक्यू जो है अपने आप में काफ़ी स्पेशल होते हैं, ठीक है. आपको कंप्लीट टॉपिक का नॉलेज होगा तभी जो है आप इसका आंसर निकाल पाओगे. तो देखिए सीवियर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है, इसको क्या दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट. अब देखो जब कभी आपसे पूछे कि सीवियर प्रीक्लेम्सिया का पेशेंट है उसको दे रहे हैं क्या, MgSO4. इसका मीनिंग क्या है, क्यों देते हैं इसको अपन, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, सीजर को, ठीक है. ये सीजर को प्रिवेंट करता है. अब एक बार क्या एमसीक्यू पूछा गया था कि मैग्नीशियम सल्फेट इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन में ये भी था एंटी कन्वल्जेंट. तो खूब सारे बच्चों ने क्या किया, उसको राइट कर दिया क्योंकि पढ़ा हुआ रहता है कि हाँ ये तो सीजर को प्रिवेंट करता है, मतलब ये क्या है, एंटी कन्वल्जेंट है. मगर नहीं, ये एंटी कन्वर्जन कैटेगरी में नहीं आता है. ये कैसे आपको कन्वर्जन को कम करता है, ये क्या करता है, वेजो डायलेशन करवाता है ब्रेन में, ठीक है. MgSO4 क्या करवाता है, वेजो डायलेशन करवाता है, कहाँ पे, ब्रेन में. तो अच्छी यहाँ पे जो है ऑक्सीजन सप्लाई और यहाँ पे ब्रेन की ब्लड सप्लाई अच्छी होगी जिसकी वजह से सीजर जो है वो हो जाएंगे क्या, प्रिवेंट. इस प्रकार से ये सीजर को ट्रीट करता है, ना कि ये एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है, तो ध्यान में रखना.
अब आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट अगर चल रहा है किसी क्लाइंट में, जो आपको जो है यहाँ पे कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई करने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन एवरी 2 आवरली। तो देखिए, काफ़ी छोटा सा गैप है 1 आवर और 2 आवर के अंदर, बट जब मैग्नीशियम डोज का जब हम लोडिंग डोज दे रहे होते हैं, ठीक है, तो एवरली अपने को 1 आवरली हमें क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है हार्ट रेट को। ठीक है, एवरी 1 आवरली जो है मॉनिटर करना होगा आपको हार्ट रेट को। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे अपना रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी 2 आवरली लिखा है, जबकि कैसा होना चाहिए, एवरी 1 आवरली। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन नंबर बी, नोटिफाई द फिजिशियन इफ रेस्पिरेशन रेट आर लेस देन 18 पर मिनट। तो 18 पर मिनट तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन का कैटेगरी होती है, तो इतना इससे अगर कम आ रहा है तो कंडीशन अभी क्या है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है, तो यहाँ पर भी नोटिफाई करने का नीड हमें नहीं है। नेक्स्ट, मॉनिटर रीनल फंक्शन एंड कार्डियक फंक्शन, बिल्कुल सही है। आपको जब मैग्नीशियम सल्फेट आपको दे रहे हैं, तो दोनों के जो फंक्शंस आपको जो है क्लोजली मॉनिटर करने होंगे। नेक्स्ट देखिए, कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी होती है तो हम क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोड एज ए एंटीडोट काम में लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कौन होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो बिल्कुल सही है, अगर थेरेपी चल रही है MgSO4 की, तो उसके लिए जो है कैल्शियम ग्लूकोनेट पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। मॉनिटर डीप टेंडन रिफ्लेक्स आवरली, बिल्कुल सही है। सबसे पहले अर्लीस्ट अगर टॉक्सिसिटी का सिम्टम है, तो वो क्या होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स यहाँ पे होता है। ठीक है, उसका लॉस देखने को मिलता है, वो भी कौन सा, पटेलर। तो आपको जो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स को आवरली एसेस करना है, क्योंकि जब अगर टॉक्सिसिटी होगी तो सबसे पहले जो साइन है यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स कौन सा, वो भी कौन सा, पटेलर रिफ्लेक्स। मॉनिटर इनपुट आउटपुट, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनपुट आउटपुट को क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा। यूरिन का कलर आपको जो है मॉनिटर करना होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे एसेस करेंगे। अगर ओलिगो यूरिया तो नहीं है वहाँ पे क्लाइंट में। ठीक है, इस वजह से जो है मॉनिटर इनपुट आउटपुट हमें एसेस करना होगा। तो C, D, E और F चारों ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट देखते हैं, नोटिफाई द फिजिशियन इफ यूरिन आउटपुट इज लेस देन 30 ml/h, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 30 ml/h से ज़्यादा ही होना चाहिए। 30 ml तक सही है, बट अगर लेस देन 30 ml है तो हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में नोटिफाई करना होगा। और क्या नोटिफाई करेंगे, डिक्रीज। हो सकता है वहाँ पे पेशेंट के पास में जो है किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसकी वजह से। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, C, D, E, F, G सारे के सारे ऑप्शंस क्या यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर नर्स को जो जो इंटरवेंशन करने हैं उसमें। नेक्स्ट MCQ, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग इंसोम्निया व्हेन द क्लाइंट रिपोर्ट्स सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो क्लाइंट ऐसा क्या रिपोर्ट करेगा जिससे नर्स को ऐसा लगेगा कि हाँ उसको क्या हो रहा है, इंसोम्निया के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एक्सटेंडेड टाइम ऑफ टू फॉल स्लीप, falling asleep at appropriate in falling asleep at inappropriate times, difficulty staying sleep, या फिर फीलिंग टायर्ड आफ्टर नाइट स्लीप। कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है अगर क्लाइंट को जो है इंसोम्निया हो रहा है। तो देखिए, एक्सटेंडेड टाइम टू फॉल एस्लीप, ठीक है, ये क्या है, एक इंसोम्निया का टाइप है। इंसोम्निया का सिम्टम यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहे हैं। नेक्स्ट, डिफिकल्टी स्टेइंग एस्लीप, ये भी यहाँ पे इंसोम्निया को बता रहा है। और नेक्स्ट, फीलिंग टायर्ड आफ्टर ए नाइट स्लीप। तो चारों चारों ऑप्शंस क्या बता रहे हैं आपको, क्लाइंट को क्या इंसोम्निया है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे उसकी क्या है, स्ट्रेसफुल है। ठीक है, तो इससे क्या है, रिस्क इंक्रीज हो सकती है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी मिलेगी उसके वर्क करने में। ठीक है, और डे टाइम स्लीपीनेस के अंदर यहाँ पे इंक्रीजमेंट मिलेगी। तो सारे के सारे साइन कैसे होते हैं, इंसोम्निया की कंडीशंस को बता रहा है। मगर ऑप्शन नंबर बी क्या बता रहा है, फॉलिंग एस्लीप एट इनअप्रोप्रिएट टाइम्स। ठीक है, ये यहाँ पे इंसोम्निया नहीं है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरसोम्निया। ओके, तो A, C और D यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट MCQ, the nurse teaches the mother of a newborn that
In order to prevent sudden infant death syndrome (SIDS), the best position to place the baby after nursing is select all that apply। अब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी रहेगी, ये जो है पूछा गया है। प्रॉन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन या फिर फॉलर पोजीशन। तो ये जो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता कब है, तो लेस देन 1 ईयर की एज के अंदर बच्चों में जो है ये देखने को मिलता है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से पोजीशन काम में लेंगे, तो आंसर देखिए, एक तो साइडलाइन पोजीशन काम में ले सकते हैं, दूसरा सुपाइन पोजीशन को काम में ले सकते हैं, तो जिससे जो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से जो है प्रिवेंशन मिल सकता है। तो क्या होता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, तो मतलब ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड डेथ होना बच्चों की, ठीक है, वो भी कब, ड्यूरिंग स्लीपिंग, ठीक है, उसे हम कहते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो आपको एज एन एस आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, सबसे पहले प्लेस करना है इन्फेंट को कौन सी पोजीशन में, या तो साइड लाइन में करो या फिर सुपाइन पोजीशन में करो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इससे प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे बच्चे को क्या करना होगा, ब्रेस्ट फीडिंग देना होगा, ताकि वो जो है उसमें फटिक वगैरह ना डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग दोगे, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, तो बच्चा भी कैसा रहेगा, ठीक है, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है, फर्टिलिटी उसमें कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में प्रॉपर यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन प्रॉपर यहाँ पे होने चाहिए बच्चे के, ठीक है। उसके बाद में स्मोक फ्री एनवायरनमेंट रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म स्लीप एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या नहीं करना है, ठीक है, तो अवॉइड स्लीपिंग विथ इन्फेंट, इन्फेंट के साथ में जो है स्लीप नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर लगता है कि उसको चांस हो सकता है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का, तो उसके साथ में जो है स्लीपिंग नहीं करना है, ठीक है। उसको अकेले को सुलाइए, ठीक है, बेड शेयरिंग नहीं कीजिए उसके साथ में। नो पिलोज, पिलोज उसके पास में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्रैब के अंदर हम उसको सुला सकते हैं, पिलोज नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लूज आइटम्स को उसके पास में नहीं रखेंगे, ठीक है, ऐसे लूज आइटम्स को पास में नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लैंकेट हो गया, टॉयज हो गया, ठीक है, तो स्टफ्स एनिमल्स हो गए, इन वो सब उसके पास में नहीं रखेंगे, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की कंडीशन को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आए हो, और क्लास के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। साथ में ही अगर आप कुछ न्यू हो हमारे ऐप के चैनल पे पहली बार आए हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ताकि केवल आपको हमारे इन वीडियोज़ का फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, हम सब यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डालते रहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है, तो काफ़ी आपको हेल्प रहेगी इस चैनल से। इसी के अलावा टेस्ट सीरीज़ के बारे में वापस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरएनसीसी की ओर से जो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे चलाई गई है, उनको आप यहाँ पे आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे आप जाके देख सकते हो, उनको एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो नीचे हमारे सपोर्टिव नंबर दिए गए हैं, इन पे कॉल और मैसेज आप 24/7 आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है इंस्टेंट आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।